तो दोस्तों सैन एंड्रियास पार्ट 2 के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमें देखने को मिला था पहले और अब पार्ट 2 हमें देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूंगा। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। एक अमेरिकी आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रैड पेटन ने किया है और कार्लटन क्यूस ने लिखा है, जिसमें आंद्रे फेब्रिजियो और जेरेमी पासमोर को कहानी का श्रेय दिया गया है। फिल्म में ड्वेन जॉनसन मुख्य भूमिका में है, साथ ही कार्ला गुगिनो, एलेक्जेंड्रा डेडारियो, इयोन ग्रुफुर, आर्ची पंजाबी और पॉल जियामाटी भी है। इसका कथानक सैन एंड्रियास फॉल्ट के कारण आए एक बड़े भूकंप पर केंद्रित है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को तबाह कर दिया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2014 को क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई और 28 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में समाप्त हुई। फिल्म का प्रीमियर हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स में 26 मई 2015 को हुआ और इसे 29 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें दृश्य प्रभाव और जॉनसन और गुगिनो के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन कथानक और पात्रों की आलोचना की गई। फिल्म ने दुनिया भर में $474 मिलियन की कमाई की। कथानक कैलटेक के भूकंप विज्ञानी डॉ. लॉरेंस हेस और उनके सहयोगी डॉ. किम पार्क हूवर बांध पर एक नए भूकंप पूर्वानुमान मॉडल का परीक्षण कर रहे हैं, जब पास में ही एक और पहले से अज्ञात फॉल्ट टूट जाता है, जिससे 7.1 तीव्रता का भूकंप आता है और बांध ढह जाता है। पार्क एक छोटी लड़की को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और पानी में बह जाता है। हेस को पता चलता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट हिल रहा है और जल्द ही कई बड़े भूकंप आएंगे, जिससे फॉल्ट लाइन के साथ साथ शहर नष्ट हो सकते हैं। वह अपने छात्रों एलेक्सी और फोबे और रिपोर्टर सेरेना जॉनसन के साथ कैलिफोर्निया की आबादी को चेतावनी देने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। जब 9.1 तीव्रता का भूकंप लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर देता है, तो एलएफडी के मुख्य बचाव हेलीकॉप्टर पायलट रेगेन्स, जो अपनी पत्नी एम्मा से तलाक के दौर से गुजर रहे हैं, खुद को लॉस एंजिल्स में एक गगनचुंबी इमारत से अपनी पत्नी को बचाते हुए पाते हैं। इस बीच उनकी बेटी ब्लेक एम्मा के नए प्रेमी डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को घूमने गई हुई है। उसी समय शहर में भूकंप आता है। ढहते हुए पार्किंग गैरेज का मलबा उसे डैनियल की कार में दबा देता है। घबराकर डैनियल कायरतापूर्ण कार्य करते हुए ब्लेक को छोड़ देता है। डैनियल की फर्म में नौकरी की तलाश कर रहे ब्रिटिश इंजीनियर बेन टेलर और बेन के छोटे भाई ओली ब्लेक को बचाते हैं और वे चाइनाटाउन पहुंचते हैं, जहां वे सफलतापूर्वक उसके माता-पिता को मदद के लिए बुलाते हैं। रे और एम्मा रे के हेलीकॉप्टर में सैन फ्रांसिस्को पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी गियरबॉक्स में खराबी आ जाती है, जिससे उन्हें बेकर्सफील्ड के एक शॉपिंग मॉल में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ती है। लूटपाट की अराजकता के बीच रे यात्रा जारी रखने के लिए एक ट्रक चुराता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट से कुछ पहले सड़क के किनारे एक जोड़ा टूटा हुआ मिलता है, जिसने राजमार्ग के माध्यम से एक बड़ी दरार बना दी है और दोनों दिशाओं में फॉल्ट की बोधगम्य लंबाई तक फैली हुई है। रे और एम्मा ट्रक को एक हवाई जहाज के बदले में ले लेते हैं, जो उनके खुद का है। ब्लेक, बेन और ओली नोब हिल पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि वे कोई टॉवर में अपनी पिछली मुलाकात के स्थान को आग की लपटों में घिरा हुआ पा सके। रे और एम्मा 9.6 तीव्रता के भूकंप से ठीक पहले एटवटी पार्क में पैराशूट से उतरते हैं, जो इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप बन गया। भूकंप के कम होने के बाद, शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाने के बाद, रे और एम्मा समूह तक पहुंचने के लिए एक नाव पर सवार होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में सुनामी आ रही है। छोटे जहाजों में सवार कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ वे दोनों सुनामी की लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही लहर को पार कर लेते हैं और मुश्किल से सुनामी की लहर में फंसे एक कंटेनर जहाज से बच निकलते हैं।
जहाज गोल्डन गेट ब्रिज के बीच के हिस्से से टकराता है, जिससे ब्रिज पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें डेनियल भी शामिल है, जो गिरते हुए शिपिंग कंटेनर से कुचल जाता है। सुनामी ने बर्बाद शहर पर हमला किया, एक क्रूज जहाज पलट गया और हजारों लोग मारे गए। ब्लेक, बेन और ओली गेट में प्रवेश करते हैं, एक इमारत जिसका निर्माण डेनियल देख रहा था, लेकिन फिर भी वे लहर की चपेट में आ जाते हैं। जैसे ही इमारत ढहने लगती है, ब्लेक पानी के नीचे फंस जाती है। रे गोता लगाता है, उसे बचाता है और सीपीआर करता है। एम्मा एक खिड़की से नाव को तोड़ती है और उन पांचों को ढहती हुई इमारत से बाहर निकालती है, जबकि रे ब्लेक को पुनर्जीवित करता है। बचे हुए लोग खाड़ी के दूसरी तरफ एक राहत शिविर में फिर से इकट्ठा होते हैं, जहां सुलह करने वाले रे और एम्मा अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज के अवशेषों पर एक अमेरिकी झंडा फहराया जाता है, जिससे उम्मीद जगी है कि शहर ठीक हो जाएगा और पुनर्निर्माण करेगा, क्योंकि बचाव वाहन सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के नष्ट हो चुके परिदृश्य पर उतरते हैं, जो अब सैन जो से सांता क्रूज तक फैला हुआ है, जिससे सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप एक द्वीप में बदल गया है। गालना, ड्वेन जॉनसन, रेमंड रे गेंस, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के मुख्य बचाव हेलीकॉप्टर पायलट। कार्ला गुगिनो, एम्मा गेंस, रे की अलग हुई पत्नी। एलेक्जेंड्रा डेडारियो, ब्लेक गेंस, रे और एम्मा की बेटी। इयान ग्रुफुड, डेनियल रिडिक, एम्मा का प्रेमी और एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म का मालिक। आर्ची पंजाबी, सेरेना जॉनसन, एक समाचार रिपोर्टर। पॉल जियामाटी, डॉ. लॉरेंस हेस, कैल्टेक भूकंप विज्ञानी। ह्यूगो जॉनस्टोनबर्ट, बेन टेलर, ओली के बड़े भाई, एक अंग्रेज इंजीनियर और ब्लेक के प्रेमी। आर्ट पार्किंसन, ओली टेलर, बेन के छोटे भाई के रूप में। विल युन लीडॉ, किम पार्क, कैल्टेक भूकंप विज्ञानी तथा लॉरेंस के शोध साझेदार और सबसे करीबी दोस्त। काइली मिनोग, सुसान रिडिक, डेनियल की बहन। एलेक्स उटकॉफ, एलक्सी, लॉरेंस के छात्र। टोड विलियम्स, मार्कस क्राउलिंग्स, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के एक साथी बचाव हेलीकॉप्टर चरखी ऑपरेटर। मारिसा नीटलिंग, फीबी के रूप में, लॉरेंस की छात्रा। मैट गेराल्ड, हैरिसन रोड्स, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के एक साथी बचाव हेलीकॉप्टर सह पायलट। कोल्टन हेंस, जॉबी ओलेरी, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के बचाव हेलीकॉप्टर चालक। अर्बेला मॉर्टन, मेलोरी गेंस, रे और एम्मा की दूसरी बेटी और ब्लेक की बहन, जो राफ्टिंग दुर्घटना में डूब गई। फ्लैशबैक, मॉर्गन ग्रिफिन, नताली के रूप में। ब्रेन हिल, लारिसा के रूप में, एक वेट्रेस। जूलियन शॉस्टोनर के रूप में। जॉन रेनॉल्ड्स, डेनियल के ड्राइवर के रूप में। ह्यूग फ्रांसिस, डेनियल के सहायक के रूप में। ब्रैड मैकमरी, रिडिक बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड। बेन मैकईवर, डायलन, सेरेना के कैमरामैन। जॉय विएरा पार्किंग गैराज में आदमी के रूप में। उत्पादन, विकास। 1 दिसंबर 2011 को यह घोषणा की गई थी कि न्यू लाइन सिनेमा जेरेमी पासमोर और आंद्रे फेब्रिजियो की एक पटकथा से एक भूकंप आपदा फिल्म, सैन एंड्रियास, 3D विकसित कर रहा था। 5 एलन लोएब ने पटकथा को पॉलिश किया। 5 जून 2012 को स्टूडियो ने ब्रैड पेटन को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना। 18 जुलाई 2012 को न्यू लाइन ने भूकंप आपदा फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए कार्लटन क्यूस को चुना। 18 जुलाई 2013 को द कॉन्ज्यूरिंग के लेखक केरी हेस और चाड हेस को स्टूडियो द्वारा फिर से फिल्म को लिखने के लिए चुना गया। 8 फिल्म का निर्माण न्यू लाइन और विलेज रोडशो पिक्चर्स के साथ साथ फ्लिन पिक्चर कंपनी और ऑस्ट्रेलियाई लिमिटेड विलेज रोडशो द्वारा भी किया गया था। रलाई, 14 अक्टूबर 2013 को ड्वेन जॉनसन ने भूकंप के बाद अपनी बेटी की खोज करने वाले एक हेलीकॉप्टर पायलट की भूमिका निभाते हुए फिल्म में अभिनय करने के लिए एक सौदा किया। 10
4 फरवरी 2014 को एलेक्जेंड्रा डेडारियो कलाकारों में शामिल हुई। 11-12 मार्च 2014 को कार्ला गुगिनो ड्वेन जॉनसन के साथ फिर से कलाकारों में शामिल हुई, जिनके साथ उन्होंने रेस टू विच माउंटेन और फास्टर में अभिनय किया। 12-14 मार्च 2014 को गेम ऑफ थ्रोन्स अभिनेता आर्ट पार्किंसन फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 13-1 अप्रैल 2014 को आर्ची पंजाबी भूकंप फिल्म में शामिल हुई। 14-5 अप्रैल 2014 को 16-29 अप्रैल को इयान ग्रुफुड फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। ग्रुफुड ने डैनियल रेडिक की भूमिका निभाई, जो एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर है, जो जॉनसन के चरित्र की अलग हो चुकी पत्नी को डेट कर रहा है। 17-28 मई को विल यू ली फिल्म में कैलटेक सीस्मोलॉजी लैब के सहनिदेशक डॉ. किम पार्क की भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल हुए। 18-11 जून को ऑस्ट्रेलियाई गायिका और अभिनेत्री काइली मिनोग ग्रुफुड की बहन की भूमिका निभाने के लिए फिल्म में शामिल हुई। 19 फिल्माने 22 जून 2014 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में क्वीन स्ट्रीट पर दूसरी यूनिट का फिल्मांकन। 17 दिसंबर 2013 को वैराइटी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में विलेज रोर शो स्टूडियो में की जाएगी। 9 उत्पादन अप्रैल 2014 में क्वींसलैंड में शुरू होने वाला था, जिसमें इप्सविच, गोल्ड कोस्ट के विभिन्न उपनगरीय स्थान और ब्रिस्बेन शामिल थे। 10-20 मार्च 2014 को यह घोषणा की गई कि गॉड्स ऑफ इजिप्ट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है और सैन एंड्रियास इसके तुरंत बाद शुरू होने वाला था। 21-16 अप्रैल 2014 को जॉनसन ने फिल्म के प्रशिक्षण से तस्वीरें ट्वीट कीं। 22-23 फिल्मांकन 22 अप्रैल 2014 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और लॉस एंजल्स क्षेत्र, बेकर्सफील्ड और सैन फ्रांसिस्को में भी शूट किया गया। 24-25-12 मई को लॉकर वैली में शूटिंग हुई। 26 मई के 10 से 11 को लॉस एंजल्स में शूटिंग हो रही थी और फिर बाकी की शूटिंग पूरी करने के लिए प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया। 27-17 मई को दूसरी यूनिट बेकर्सफील्ड में दृश्यों को फिल्मा रही थी, जहां एक हेलीकॉप्टर देखा गया था, जबकि जॉनसन गोल्ड कोस्ट में व्यस्त थे। 28-22 जून को चालक दल को ब्रिस्बेन में एलिजाबेथ स्ट्रीट पर आपदा दृश्यों को फिल्माते हुए देखा गया। 29 AT&T पार्क के बाहर फिल्मांकन। फिल्म की दूसरी यूनिट ने 8 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में शूटिंग शुरू की, जबकि पहली यूनिट ने 21 जुलाई को शूटिंग शुरू की, जो 27 जुलाई को खत्म हुई। 30 जुलाई के 15 से 16 को पहली यूनिट फिशरमैन व्हार्फ में फिल्मांकन कर रही थी, जबकि दूसरी यूनिट भी 16 जुलाई को एम्बरकेडेरो पर फिल्मांकन कर रही थी। 21 जुलाई को AT&T पार्क में फिल्मांकन हो रहा था, जहां चालक दल ने सैन फ्रांसिस्को जायंट्स गेम के दौरान एक दृश्य की शूटिंग की थी। 22 जुलाई को उन्होंने रूसी हिल पर हाइड और लोम्बार्ड सड़कों पर नकली पीड़ितों और नकली कचरे के साथ भूकंप फिल्माया। 33 जुलाई को 34-26 जुलाई को उन्होंने फेयरमोंट होटल के पास कुछ दृश्य फिल्माए। फिल्मांकन का आखिरी दिन वित्तीय जिले में कैलिफोर्निया स्ट्रीट पर शूटिंग में बिताया। 35-27 जुलाई 2014 को फिल्मांकन समाप्त हुआ। दृश्यात्मक प्रभाव। दृश्य प्रभाव हाइड्रोलिक्स, सिनेसाइट और इमेज इंजन द्वारा प्रदान किए गए हैं और स्कैनलाइन VFX और मेथड स्टूडियो की मदद से ग्रेग और कॉलिन स्ट्रॉस, होल्गर वॉस और मार्टिन कुलपिट द्वारा देखरेख की गई है। 36 संगीत। 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई कि एंड्रयू लॉकिंगटन फिल्म के लिए संगीत तैयार करेंगे। 37 3 टीजर सामने आए और उनमें से 2 में रोबोट कोच और डेल्हिया डी फ्रांस और सिया द मैमस एंड द पापास द्वारा कैलिफोर्निया ड्रीमिन गाते हुए शामिल है। 38 सैन एंड्रियास का प्रीमियर 26 मई 2015 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ। 40 इसे शुरू में 5 जून 2015 को 2D
और 3D रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था 41, लेकिन बाद में इसे एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया 42। सैन एंड्रियास को डॉल्बी विजन में भी रिलीज किया गया, जिससे यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की इस प्रारूप को अपनाने वाली पहली फिल्म बन गई 43、होम मीडिया। सैन एंड्रियास को डिजिटल डाउनलोड के रूप में और ब्लूरे और डीवीडी पर 13 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था 44। अमेरिका में होम मीडिया पर रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने नीलसन वीडियोस्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो समग्र डिस्क बिक्री को ट्रैक करता है, और ब्लूरे डिस्क बिक्री चार्ट में नंबर 2 पर शुरू हुआ, जिसमें 40% यूनिट बिक्री ब्लूरे से आई, जो फिल्म के ओवर टॉप स्पेशल इफेक्ट को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से कम अनुपात है। इसे 1992 के डिज्नी एनिमेटेड क्लासिक अलादीन के डायमंड एडिशन ब्लूरे डिस्क संस्करण द्वारा अवरुद्ध किया गया था 45। 2016 तक यह 4K UHD ब्लूरे में उपलब्ध है 46、स्वागत। बॉक्स ऑफिस। सैन एंड्रियास ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $155.1 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $319.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $474.5 मिलियन की कमाई हुई। 4 डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $88.7 मिलियन के रूप में की, जिसमें उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतें शामिल है। बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2015 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर्स की सूची में 18वें स्थान पर रखा। 47। अपनी रिलीज के बाद से यह फिल्म जुलाई 2022 तक पिछले 7 वर्षों की सबसे अधिक कमाई करने वाली लाइव एक्शन हॉलीवुड मूल फिल्म बनी हुई है 48、उत्तरी अमेरिका। सैन एंड्रियास उत्तरी अमेरिका में 3,777 सिनेमाघरों में खुला, जिसमें कुल 3,203 डी स्थान शामिल है। 49। फिल्म की रिलीज से कई दिन पहले विभिन्न बॉक्स ऑफिस पंडित उत्तरी अमेरिका में $40 मिलियन या उससे अधिक की शुरुआत की भविष्यवाणी कर रहे थे। 50। इसने गुरुवार रात के शो से $3.1 मिलियन कमाए। 51 और अपने शुरुआती दिन में $18.2 मिलियन। 52। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $54.5 मिलियन कमाए, जो ट्रैकिंग और भविष्यवाणियों से काफी ऊपर था। 55। यह जॉनसन की मुख्य अभिनेता के रूप में सबसे बड़ी ओपनिंग थी, जिसने मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद भी 2002 में द स्कॉर्पियन किंग के $36 मिलियन के डेब्यू को पीछे छोड़ दिया। 56। वार्नर ब्रदर्स के वितरण प्रमुख डैन फेलमैन ने सफल शुरुआत के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, उन्होंने कहा, जब आप एक ही चीज के सीक्वल बनाना शुरू करते हैं, तो यह भी थका देने वाला होता है। यह नया होना चाहिए और आपको कलाकारों में सही केमिस्ट्री रखनी चाहिए। उन्होंने फिल्म की मौलिकता और जॉनसन और अन्य कलाकारों के अभिनय को फिल्म की सफल शुरुआत के पीछे के कुछ कारकों के रूप में इंगित किया। 55। अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने 52% की गिरावट का अनुभव किया और अनुमानित $26.4 मिलियन की कमाई की, जो दूसरे स्थान पर स्पाई के पीछे गिर गई, लेकिन अन्य आपदा फिल्मों की तुलना में कम गिरावट का अनुभव किया। 57、उत्तरी अमेरिका के बाहर। उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म ने एक ही सप्ताहांत में कुल 60 देशों में ओपनिंग की, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 58। यह बुधवार 27 मई को 4 देशों में खुली, गुरुवार को 38 देशों को जोड़ा और शुक्रवार 29 मई को 18 और देशों को जोड़ा 59 और रविवार 31 मई तक 60 देशों में 15,420 स्क्रीन से 5 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में कुल $63.9 मिलियन की कमाई की और उनमें से 55 देशों में पहले स्थान पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की। 60। अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने $97.7 मिलियन जोड़े। 61। तीसरे सप्ताहांत में जुरासिक वर्ल्ड से आगे निकलने से पहले यह लगातार 2 सप्ताहांत तक
उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस में शीर्ष पर रही। यह एक आपदा फिल्म के लिए सबसे बड़ी शुरुआत थी और वार्नर ब्रदर्स के लिए मेक्सिको में 3,100 स्क्रीन से 10.1 मिलियन के साथ दूसरी सबसे बड़ी थी। 60 चीन में इसने 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में $35 मिलियन, 62 और 6 दिवसीय ओपनिंग कुल 8,795 स्क्रीन से $51.8 मिलियन की कमाई की। 61 हालांकि चीनी बॉक्स ऑफिस विश्लेषक साइट एंट ग्रुप ने $55 मिलियन की ओपनिंग की सूचना दी। 63 एमियारेस वायरस पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद। 64 जिसके परिणामस्वरूप थिएटर में प्रवेश में गिरावट आई। 65 फिल्म ने दक्षिण कोरिया में $7.2 मिलियन बुधवार की स्नीक सहित से शुरुआत की और बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 61 66 इसने यूके, आयरलैंड और माल्टा $7.2 मिलियन, रूस और CIS $5.3 मिलियन, ब्राजील $3.2 मिलियन, फ्रांस $3.1 मिलियन, भारत $2.5 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $2.4 मिलियन, हांगकांग $2.2 मिलियन और जर्मनी $2 मिलियन में समान सफल शुरुआत की। 60 61 यह मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला में वार्नर ब्रदर्स की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और चीन में यह चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 67 68 28 जून 2015 तक कुल कमाई में उत्तरी अमेरिका के बाहर इसका सबसे बड़ा बाजार चीन $103.2 मिलियन और मैक्सिको $28.4 मिलियन है। रॉटन टोमाटोज पर एक समीक्षा एग्रीगेटर फिल्म को 252 समीक्षाओं के आधार पर 48% की स्वीकृति रेटिंग और 5.2/10 की औसत रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, सैन एंड्रियास में बेहतरीन कलाकार और बेहतरीन विशेष प्रभाव है, लेकिन सभी इंद्रियों को झकझोर देने वाले विनाश के बीच फिल्म के पात्र और कथानक संरचनात्मक रूप से कमजोर साबित होते हैं। 70 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 42 आलोचकों के आधार पर 100 में से 43 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 71 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 72 IGN ने इसे 10 में से 7.5 अंक दिए और कहा, नीम में कुछ दरारें हैं, लेकिन तीखे दृश्यों और द रॉक की बदौलत सैन एंड्रियास ठोस पॉपकॉर्न किराया है। 73 वैरायटी में लिखते हुए एंड्रयू बार्कर ने लिखा, ब्रैड पेटन की सैन एंड्रियास के खिलाफ लगाए जा सकने वाले कई आरोपों में से झूठा विज्ञापन उनमें से एक नहीं है। आपदा चित्र ड्वेन जॉनसन की कटहल के आकार की बाइसेप्स द्वारा अग्रभूमि में कैलिफोर्निया के पूर्ण CGI विनाश से अधिक कुछ नहीं वादा करता है, और यह बिल्कुल वैसा ही प्रदान करता है। 74 एंड्रयू ओहीर ने सैलून में लिखा, विशुद्ध तमाशा के रूप में माना जाता है, सैन एंड्रियास मनोरंजक और प्रभावी है, साथ ही साथ कुछ हद तक प्रतीकता का एक दिलचस्प रूप है। निकटअवधि के सर्वनाश की दृष्टि जिसका जलवायु परिवर्तन, राक्षसों या विदेशी आक्रमणकारियों से कोई लेना देना नहीं है। 75 एंटरटेनमेंट वीकली के आलोचक क्रिस नशावती ने लिखा, निर्देशक ब्रैड पेटन की CGI तबाही का तांडव जितना स्पष्ट रूप से बेतुका, वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध और बेबाक है, अपरिहार्य कि इसकी पॉपकॉर्न भविष्यवाणी एक चक्करदार, डिस्पोजेबल मजा का विस्फोट है। 76 मिक लासेल ने द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में लिखा, कुछ फिल्मों का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन उनका विरोध करना मुश्किल होता है। यह उनमें से एक है। 77 अमेरिकन जियोसाइंसेज इंस्टीट्यूट की अर्थ मैगजीन ने फिल्म को भयानक कहा और भूगर्भीय बेतुकेपन को बनाए रखने के लिए इसकी आलोचना की, साथ ही यह भी बताया कि सैन एंड्रियास फॉल्ट की कुख्याति के बावजूद यह खाड़ी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा भूकंपीय खतरा नहीं है। पास के हेवर्ड फॉल्ट में घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों के निकट होने के कारण कम तीव्रता के भूकंप से पुलों, सड़कों, उपयोगिताओं और संचार को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।
जबकि कैस्केडिया सबडक्शन जोन के साथ एक पूर्ण टूटना अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आपदा होगी। 78 हेवर्ड फॉल्ट के साथ एक टूटना बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करेगा जहां शहरी बुनियादी ढांचे पर प्रभाव को रेट्रोफिटिंग, भूकंपीय भवन कोर के प्रवर्तन और अन्य तैयारी उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। 79 पुरस्कार 2015 के टीन चॉइस अवार्ड्स में सैन एंड्रियास को चॉइस मूवी एक्शन के लिए नामांकित किया गया था। डेडारियो और जॉनसन को क्रमशः चॉइस मूवी एक्ट्रेस एक्शन और चॉइस समर मूवी स्टार पुरुष के लिए नामांकन मिला। 80 इसने 14वें विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग विजुअल इफेक्ट्स इन ए फोटोरियल फीचर, आउटस्टैंडिंग इफेक्ट्स सिमुलेशन इन ए फोटोरियल फीचर 2 अर्जित और आउटस्टैंडिंग कंपोजिंग इन ए फीचर मोशन पिक्चर के लिए नामांकन प्राप्त किया। 81 जॉनसन को 2016 MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन परफॉर्मेंस और सर्वश्रेष्ठ हीरो के लिए नामांकित किया गया था। 82 परिणाम फरवरी 2016 में न्यू लाइन ने घोषणा की कि एक सीक्वल विकास में है और इसकी कहानी कथित तौर पर रिंग ऑफ फायर पर केंद्रित होगी। नील वाइडन और गेविन जेम्स को पटकथा लेखक के रूप में काम पर रखा गया था, जबकि ब्रैड पेटन और ब्यू फ्लिन क्रमशः निर्देशक और निर्माता के रूप में लौटेंगे। जॉनसन अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार है, जबकि गुगिनो, डेडारियो और जियामाटी के भी लौटने की उम्मीद है। जॉनसन और पीटन को निर्माता के रूप में काम करने की घोषणा की गई थी। 84 जुलाई 2021 में डेडारियो ने संदेह व्यक्त किया कि सीक्वल बन रहा था। 85 नवंबर 2021 में जॉनसन ने घोषणा की कि वे अभी भी सीक्वल पर काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। 86 उन्होंने विस्तार से बताया कि उनका स्टूडियो उन परियोजनाओं की तलाश करता है जिनमें वे आंतरिक रूप से मूसा प्रभाव कहते हैं, यह समझाते हुए कि इसका मतलब है कि वे अपनी फिल्मस्लेट पर बाकी कई परियोजनाओं पर तत्काल वरीयता लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सीक्वल इसी श्रेणी में आता है। 87 दिसंबर 2021 में हीराम गार्सिया ने पुष्टि की कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स एक सीक्वल चाहता है, जबकि 7 बक्स प्रोडक्शंस ने अन्य परियोजनाओं के पक्ष में विकास में देरी की। ब्रैड पेटन, जन्म 27 मई 1978, एक कनाडाई फिल्म निर्माता है, जिन्हें ड्वेन जॉनसन अभिनीत फिल्मों जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड 2012, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 के साथ साथ नेटफ्लिक्स सीरीज डेब्रेक 2019 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर पीटन का जन्म कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के गैंडर में हुआ था। उन्होंने कनाडाई फिल्म सेंटर से स्नातक किया। उन्हें पहली बार एवलिन, द क्यूटेस्ट एविल डेड गर्ल 2002 नामक एक लघु फिल्म और गॉथिक कॉमेडी से प्रसिद्धि मिली। फिल्म को शुरू में पीटन के सहपाठियों को दिखाया गया, जिन्होंने स्वीकृति में ताली बजाई। इस प्रकार फिल्म निर्माता जेरेमी पोदेस्वा ने सुझाव दिया कि पीटन को न्यूयॉर्क में फिल्म उद्योग के एक वकील को भी फिल्म दिखानी चाहिए। इससे फिल्म को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में शामिल लोगों के बीच वितरित किया जा सका। एवलिन 2002 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने असली क्लेमेशन टेलीविजन सीरीज व्हाट इट्स लाइक बीइंग अलोन का निर्माण किया, जिसे 2006 में एक सीजन के लिए कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा चुना गया था। कथित तौर पर पीटन के गुरुओं में से एक अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स थे। अलोन के बाद 2010 में पीटन ने कैट्स एंड डॉग्स, द रिवेंज ऑफ किट्टी गैलोर का निर्देशन किया। 2012 में उन्होंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सफल सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड था। जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया और $325.9 मिलियन की कमाई की। 2015 में पीटन ने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास का निर्देशन किया, जिसमें जॉनसन भी थे।
4 और हॉरर फिल्म इनकारनेट। पीटन ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत फीचर फिल्म रूपांतरण रैम्पेज 2018 का निर्देशन किया, जो उनके तीसरे सहयोग को चिह्नित करता है। जून 2016 में यह पुष्टि की गई कि उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित मैलिग्नेंट मैन के फीचर फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5, 6, 7, 10 फरवरी 2017 को यह बताया गया कि पीटन आगामी आपदा फिल्म ब्लैक होल का निर्देशन, लेखन और निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण 2018 की शुरुआत में शुरू होगा। 8 मार्च 2017 में यह बताया गया कि पीटन वीडियो गेम श्रृंखला जस्ट कॉज के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ अभिनय करने वाले हैं। 9 जुलाई 2018 में यह घोषणा की गई कि पीटन को नेटफ्लिक्स पोस्ट एपोकेलिक कॉमेडी सीरीज डेब्रेक के कार्यकारी निर्माता, लेखक, निर्देशक और सहनिर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। 10 इस सीरीज का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2019 को हुआ। 11. फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक। 2001 टेढ़ा नहीं, भरा हुआ हा हा, खेतों से परे हा नहीं। 2002 एवलिन, सबसे प्यारी दुष्ट मृत लड़की हा हा। 2004 खराब किस्मत हाहा। दुर्भाग्य की कहानी हा हा। फीचर फिल्म। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, निर्माता। 2009 चूसना नहीं, कार्यकारिणी। 2010 बिल्लियाँ और कुत्ते, हेर सारी किटी का बदला हा नहीं। 2012 यात्रा 2, रहस्यमयी द्वीप हा नहीं। 2015 सैन एंड्रियास हा नहीं। 2016 अवतार हा, कार्यकारिणी। 2018 हिस्सात्मक आचरण। आर्थर कार्लटन क्यूस, जन्म 22 मार्च 1959, जिन्हें कार्लटन क्यूस के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी पटकथा लेखक, शोरनर, निर्माता और निर्देशक है, जो अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 2010 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम सूची में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आर्थर कार्लटन क्यूस का जन्म 22 मार्च 1959, 1-2 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। उनके पिता मेक्सिको में क्यूस के दादा के लिए काम कर रहे थे, जिनका मशीन टूल निर्माण का व्यवसाय था। 3, 4, 5 क्यूस के दादा बाल्टिक जर्मन विरासत के लात्वियाई थे। 6, 7 मेक्सिको सिटी में कुछ साल बिताने के बाद उनके माता पिता बोस्टन, मैसाचुसेट्स चले गए। कुछ साल बाद उनके पिता ने कैलिफोर्निया के टस्टिन में नौकरी कर ली, जहां क्यूस ने ऑरेंज में एल डोराडो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। क्यूस का पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 8 वे वर्मोंट के पुटनी स्कूल में बोर्डिंग स्कूल गए। स्कूल एक कामकाजी डेयरी फार्म पर था। क्यूस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1981 की कक्षा में भाग लिया और टेड वॉशबर्न द्वारा रोइंग टीम के लिए फ्रेशमैन पंजीकरण में भर्ती किया गया। उनके शब्दों में, वह एक कट्टर एथलीट बन गया। क्यूस की मूल योजना मेडिकल स्कूल में जाने की थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकी इतिहास में प्रमुखता हासिल की। 9 हार्वर्ड में अपने जूनियर वर्ष के दौरान क्यूस ने पैरामाउंट फिल्म एयरप्लेन के निर्माताओं के लिए एक टेस्ट स्क्रीनिंग का आयोजन किया। निर्माता फिल्म में चुटकुलों के अंतिम कट के समय दर्शकों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करना चाहते थे। क्यूस ने कहा कि तब उन्होंने फिल्म में करियर के बारे में सोचना शुरू किया था। आजीविका। क्यूस को उनकी अभूतपूर्व क्रॉस-शैली कहानी कहने, इंटरैक्टिव मीडिया में अग्रणी काम, सहयोगी उपलब्धियों और कई पटकथा लेखकों की सलाह के लिए जाना जाता है, जो टेलीविजन श्रृंखला के शोरनर बन गए। 11 शुरुआत। क्यूस ने हार्वर्ड के सहपाठी है स्टोबिसन के साथ मिलकर हार्वर्ड में नौकायन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम पॉवर 10 था। उन्होंने अभिनेता, लेखक और हार्वर्ड के स्नातक जॉर्ज प्लिम्पटन को फिल्म का वर्णन करने के लिए राजी किया। स्नातक होने के बाद क्यूस हॉलीवुड चले गए और एक स्टूडियो प्रमुख के सहायक के रूप में काम किया, फिर एक स्क्रिप्ट रीडर के रूप में।
रीडर के रूप में काम करके क्यूस ने कहा कि उन्हें इस बात की समझ मिली कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। 1984 में क्यूस ने बर्नार्ड श्वार्ज़ के लिए एक सहायक निर्माता के रूप में काम किया और फिर 1.5 साल तक स्वीट ड्रीम्स पर काम किया, जिसका निर्देशन कारेल रीज ने किया था, जिसमें जेसिका लैंग और एड हैरिस ने अभिनय किया था। उन्होंने इस अनुभव को फिल्म स्कूल के अपने संस्करण के रूप में वर्णित किया। संहेक लेखक डेविड जे बर्क को एक फीचर स्क्रिप्ट के साथ मदद करने के बाद क्यूस को माइकल मान श्रृंखला क्राइम स्टोरी पर एक लेखक के रूप में काम पर रखा गया, जिसके लिए डेविड जे बर्क ने पायलट लिखा था। 1986 में क्यूस ने श्रृंखला के लिए 2 टेलीप्ले लिखे। 13 पतली परत क्यूस ने फीचर लेखक जेफरी बोम के साथ साझेदारी की, जिनके साथ उन्होंने लेथल वेपन 2, लेथल वेपन 3 और इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड फिल्मों को विकसित करने में मदद की। सैन एंड्रियास 2015 क्यूस ने 2015 की आपदा फिल्म सैन एंड्रियास की पटकथा लिखी थी। फिल्म का निर्देशन ब्रैड पेटन ने किया था, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया था, और यह 29 मई 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। 14 सैन एंड्रियास 2015 में वार्नर ब्रदर्स की एक फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $473.5 मिलियन की कमाई की थी। शो रैम्पेज 2018 क्यूस और रयान कोंडल ने रयान एंगल की वीडियो गेम फ्रेंचाइजी रैम्पेज के स्क्रीनप्ले रूपांतरण को फिर से लिखा। सैन एंड्रियास के निर्देशक ब्रैड पेटन, निर्माता बीव फ्लिन और स्टार ड्वेन जॉनसन के साथ क्यूस और कोंडल को फिर से जोड़ने वाली इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2017 की शुरुआत में न्यू लाइन, वार्नर ब्रदर्स के लिए शुरू हुआ। फिल्म का प्रीमियर 13 अप्रैल 2018 को हुआ और यह अपने शुरुआती सप्ताहांत में $35.8 मिलियन की कमाई के साथ अमेरिका में नंबर 1 फिल्म रही। इसकी वैश्विक सकल कमाई $426 मिलियन थी। 16 वीडियो गेम रूपांतरण के लिए रैम्पेज का प्रदर्शन भी अब तक का सबसे अच्छा रहा। 17 18 टेलीविजन ब्रिस्को काउंटी जूनियर के एडवेंचर्स 1993 से 1994 इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में शामिल होने के कारण फॉक्स के एक कार्यकारी रॉबर्ट ग्रीनब्लाट ने क्यूस और बोम से पूछा कि क्या वे पुराने फिल्म धारावाहिकों का टेलीविजन संस्करण करने में रुचि रखेंगे। क्यूस ने हाँ कहा और द एडवेंचर्स ऑफ ब्रिस्को काउंटी जूनियर लिखा, जो हार्वर्ड शिक्षित बाउंटी शिकारी के बारे में है जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, जो ओल्ड वेस्ट में सबसे प्रसिद्ध कानूनविद था। फॉक्स ने श्रृंखला के लिए हरी झंडी दे दी। ब्रिस्को में एक रहस्यमयी गोला के रूप में विज्ञान कथा तत्व भी था, जो कई एपिसोड में दिखाई देता है। बोम वापस फीचर फिल्में बनाने लगे और क्यूस को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला के एकमात्र शोरूनर के रूप में लिखने और सेवा करने के लिए छोड़ दिया। बाद में क्यूस ने शो की सफलता का श्रेय अभिनेता ब्रूस कैंपबेल को दिया, जिन्होंने मुख्य किरदार ब्रिस्को काउंटी जूनियर की भूमिका निभाई थी। 3 नैश ब्रिजेस 1996 से 2001 ब्रिस्को के बाद क्यूस की मुलाकात डॉन जॉनसन से हुई, जिनके पास सीबीएस की ओर से एक नई सीरीज बनाने का कमिटमेंट था। जॉनसन के आशीर्वाद से क्यूस चले गए और नैश ब्रिजेस के लिए पायलट लिखा। जॉनसन को यह पसंद आया और सीबीएस ने भी पायलट बनाए बिना स्क्रिप्ट से 14 एपिसोड मंगवाए। नैश ब्रिजेस पहली सीरीज थी जिसे लेस मूनवेस ने सीबीएस के प्रमुख के रूप में हरी झंडी दी थी। यह 6 सीजन और 121 एपिसोड तक चला। 27 नवंबर 2021 को यूएसए नेटवर्क ने 2 घंटे की मूल नैश ब्रिजेस फिल्म प्रसारित की, लेकिन क्यूस पुनरुद्धार में शामिल नहीं थे। 20 नैश ब्रिजेस की सफलता ने क्यूस को 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समग्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। 21 क्यूस ने सीबीएस श्रृंखला मार्शल लॉ का निर्माण और कार्यकारी निर्माण किया,
जिसमें आर्सेनियो हॉल और सैमो हंग काम्बो, मार्शल आर्ट के दिग्गज जैकी चैन के सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों में से एक थे। क्यूस ने हांगकांग के सिनेमा की दुनिया को अमेरिकी टेलीविजन के लिए एक शंघाई पुलिस वाले की कहानी में रूपांतरित किया, जो एक सचेंज प्रोग्राम पर एलएपीडी में आता है। हांगकांग के 8 शीर्ष चीनी स्टंटमैन और समन्वयकों की एक टीम को काम पर रखा गया था। स्टेनली टोंग, जिन्होंने जैकी चैन की कई सबसे बड़ी हांगकांग विशेषताओं का निर्देशन किया था, ने पायलट का निर्देशन किया। क्यूस ने हांगकांग के फिल्म स्टार सैमो हंग को कास्ट किया। अपने कार्यभार को प्रबंधनीय स्तर तक कम करने के लिए क्यूस ने नैश ब्रिजेस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए मार्शल लॉ के दूसरे सीजन से पीछे हट गए। खोया 2004 से 2010। 2007 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में क्यूस डेमन लिंडेलोफ के साथ लॉस्ट में एक कार्यकारी निर्माता और संयुक्त शोरूनर थे। उनकी मुलाकात नैश ब्रिजेस के 6ठे सीजन के दौरान हुई थी। क्यूस ने लिंडेलोफ को काम पर रखा और उन्हें एक टेलीविजन सीरीज में अपना पहला स्टाफ राइटर का काम दिया। कुछ साल बाद लिंडेलोफ और जे अब्राम्स ने लॉस्ट के लिए पायलट लिखा। शूटिंग के तुरंत बाद अब्राम्स ने टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 3 करने के लिए शो छोड़ दिया। लिंडेलोफ को शोरूनर के रूप में कोई अनुभव नहीं था और उन्होंने शोरूनिंग सलाह के लिए क्यूस को बुलाया। सामग्री में क्यूस की रुचि और यह दृढ़ विश्वास कि वह लॉस्ट को एक लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला में बदल सकता है, ने उसे शोरूनर के रूप में काम करने के लिए कहीं और एक आकर्षक स्टूडियो डील से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। क्यूस लिंडेलोफ की साझेदारी बहुत ही उत्पादक थी। उन्होंने लगभग 1/3 एपिसोड एक साथ लिखे, साथ ही साथ सीरीज को एक साथ चलाया, सीरीज के सभी रचनात्मक कार्यों की देखरेख की, जिसमें कहानी निर्माण, पुनर्लेखन, कास्टिंग, उत्पादन, संपादन, संगीत और मार्केटिंग शामिल है। द रिंगर ने क्यूस और लिंडेलोफ द्वारा लिखे गए लॉस्ट एपिसोड द कॉन्स्टेंट को सदी के शीर्ष टीवी एपिसोड के रूप में स्थान दिया। 23, जबकि यह शो विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के एक समूह के बारे में है जो सभ्यता में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूस और लिंडेलोफ ने कहा कि यह शो विषयगत रूप से उन लोगों के बारे में था जो अपने जीवन में रूपकात्मक रूप से खो गए हैं और खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूस ने कहा कि लॉस्ट ने दिखाया कि नेटवर्क टीवी पर जानबूझकर अस्पष्टता के साथ एक अत्यधिक जटिल, धारावाहिक कथा बताना संभव था, जिससे दर्शकों को कथा के अर्थ और इरादों पर बहस करने और चर्चा करने के लिए जगह मिलती है, और फिर भी एक बड़ा दर्शक वर्ग मिलता है। 24, लॉस्ट को आलोचकों द्वारा नियमित रूप से सभी समय की सबसे महान टेलीविजन श्रृंखलाओं में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। 25, 26, 27 पहले सीजन में एबीसी पर प्रति एपिसोड औसतन 16 मिलियन दर्शक थे। 28 अपने छठे और अंतिम सीजन के दौरान शो ने प्रति एपिसोड औसतन 11 मिलियन से अधिक अमेरिकी दर्शकों को देखा। लॉस्ट अपने पूरे दौर में सैकड़ों उद्योग पुरस्कार नामांकनों का प्राप्तकर्ता था और इनमें से कई पुरस्कार जीते, जिनमें 2005 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड, 29 2005 में ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी आयात, 2006 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड शामिल है। लॉस्ट पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें आधिकारिक टीवी पॉडकास्ट था, जिसमें शो रनर साप्ताहिक रूप से एपिसोड का विवरण देते थे। लिंडेलोफ और क्यूस ने शो रनर के मशहूर हस्तियों बनने का चलन शुरू करने में मदद की, जो अक्सर टीवी सीरीज में अभिनेताओं की तरह ही प्रसिद्ध होते हैं। 30, क्यूस का कहना है कि वह अन्य मीडिया का उपयोग उन कहानियों को बताने के लिए करना चाहते थे जो कभी नेटवर्क शो में नहीं आ पातीं। क्यूस और लिंडेलोफ ने पहला वैकल्पिक वास्तविकता गेम ARG बनाया, जो एक नेटवर्क टीवी शो में एक कथा के रूप में जुड़ा हुआ था। क्यूस का मानना है कि इस ARG ने इंटरनेट
और टीवी शो को एकीकृत करने के तरीके को फिर से परिभाषित किया और टीवी शो को कैसे विपणन किया जा सकता है, इस बारे में नई जमीन तोड़ी। 31 लॉस्ट मोबाइल फोन के लिए मूल सामग्री बनाने वाला पहला टीवी नेटवर्क सीरीज शो भी था। 3 उनके आखिरी ARG भरमा वांस यू ने 2009 में इंटरएक्टिव मीडिया में क्रिएटिव अचीवमेंट के लिए एमी जीता। 32 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने लॉस्ट को 101 सर्वश्रेष्ठ लिखित टीवी सीरीज में से एक बताते हुए शो का वर्णन इस प्रकार किया है। शैलियों का मिश्रण, नशे की लत लगाने वाले प्रभाव के लिए मिश्रित, इस विचार को आगे बढ़ाता है कि आप टेलीविजन में कितनी कथात्मक जमीन को कवर कर सकते हैं। सरल संरचना ने नाटक और रूपक दोनों के रूप में काम किया। पात्रों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मैपिंग शो के अधिक मायावी मानचित्र के साथ संवाद करती है, जो कि द्वीप से बाहर निकलने वाले लोगों को ले जाएगा। 33 मई 2023 में क्यूस और लिंडेलोफ पर लॉस्ट पर अपने कार्यकाल के दौरान कई कलाकारों और लेखकों द्वारा विषाक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। लिंडेलोफ ने संस्कृति बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की और इस समय अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का हवाला देते हुए माफी मांगी। 34 35 बेट्स मोटल 2013 से 2017 क्यूस एंड ई सीरीज बेट्स मोटल के केरी एहरिन के साथ निर्माता, लेखक, शोरनर और कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर 18 मार्च 2013 को A&E नेटवर्क पर हुआ था। 36 इस श्रृंखला को 1960 की फिल्म साइको के समकालीन प्रीक्वल के रूप में वर्णित किया गया था और हिचकॉक फिल्म में चित्रित घटनाओं से पहले नॉर्मन बेट्स के प्रारंभिक वर्षों और उनकी मां नॉर्मा के साथ उनके संबंधों का अनुसरण करता है। पहले सीजन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें वेरा फार्मिगा, नॉर्मा बेट्स को 2013 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 37 श्रृंखला ने क्यूस और एहरिन की मूल योजना का पालन किया, जिसमें कुल 50 एपिसोड के लिए 10 एपिसोड के 5 सीजन चलने थे। 38 सीजन 4 में बेट्स मोटल का एक एपिसोड, जिसका शीर्षक फॉरएवर है, जिसे क्यूस ने केरी एहरिन के साथ मिलकर लिखा था, ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की यादगार 2016 टीवी एपिसोड की सूची और द हॉलीवुड रिपोर्टर की सर्वश्रेष्ठ 2016 टीवी एपिसोड की सूची में जगह बनाई। 39-40 अपने अंतिम सीजन के लिए बेट्स मोटल ने पसंदीदा केबल ड्रामा के लिए 2017 पीपुल्स चॉइस अवार्ड और फ्रेडी हाईमोर और वेरा फार्मिगा के लिए पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 41 पांचवें और अंतिम सीजन में क्यूस खुद एक हाईवे पेट्रोल अधिकारी की भूमिका में R&B सुपरस्टार रिहाना के साथ एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। 42-43 बेट्स मोटल के दोनों सीजन 4 और 5 की रेटिंग साइट रॉटन टोमाटोज पर 100% सही रेटिंग है। 44-45 द स्ट्रेन 2014 से 2017 क्यूस द स्ट्रेन के शोरनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर और लेखक थे, जो सहलेखक गिलर्मो डेल टोरो और चक होगन द्वारा पिशाच उपन्यास त्रयी पर आधारित एक एफएक्स ड्रामा श्रृंखला है। डेल टोरो ने पायलट एपिसोड का सहलेखन और निर्देशन किया। द स्ट्रेन का प्रीमियर 13 जुलाई 2014 को हुआ था। 46 क्यूस ने द स्ट्रेन के तीसरे सीजन के समापन के साथ अपना निर्देशन पदार्पण किया। क्यूस और डेल टोरो ने चौथे सीजन के बाद अपनी मर्जी से सीरीज को समाप्त करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि कहानी को अपनी शर्तों पर समाप्त करने का यह सही समय है। जब हमने इसे बेचा तो हमेशा यह विचार था कि शो के 3 सीजन किए जाएं। सीजन 4 में जाते हुए हमें वास्तव में ऐसा लगा कि हमें कहानी कहने की गति बढ़ाने और कहानी को खत्म करने की जरूरत है। 47 कोलाइडर ने सहमति जताते हुए लिखा, द स्ट्रेन एक प्रेरक नाटक और विश्व निर्माण प्रदान करता है। अंतिम सीजन में प्रतिभाशाली कलाकार, भव्य प्रभाव और विलक्षण सिनेमेटोग्राफिक सौंदर्यबोध का मिलान बोल्ड कथात्मक चालों और संतोषजनक चरित्र बीच से होता है। 48
The Returned 2015。क्यूज द रिटर्न्ड के शोरनर, सह-डेवलपर, लेखक और कार्यकारी निर्माता थे, जो लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार विजेता फ्रेंच सस्पेंस सीरीज लेस रेवेनेंस पर आधारित है, जिसे फैब्रिस गोबर्ट द्वारा रूपांतरित किया गया और रॉबिन कैम्पिलो द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म वे केम बैक से प्रेरित है। रैले टकर ने शोरनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 10 एपिसोड का पहला सीजन 9 मार्च 2015 को प्रीमियर हुआ। 49-50 श्रृंखला एक छोटे से शहर पर केंद्रित है जो उल्टा हो जाता है जब कई स्थानीय लोग, जिन्हें लंबे समय से मृत मान लिया गया है, अचानक फिर से प्रकट होते हैं। द रिटर्न्ड का निर्माण A+E स्टूडियोज और फ्रेमेंटल मीडिया नॉर्थ अमेरिका ने फ्रेंच सीरीज के निर्माता हाउट 8 कोर्ट टीवी SAS के साथ मिलकर किया था। कॉलोनी 2016 से 2018। क्यूस और रयान कोंडल ने USA नेटवर्क के लिए कॉलोनी के निर्माता, शोरन्स और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो लीजेंडरी टेलीविजन और यूनिवर्सल केबल प्रोड्स के बीच सहनिर्माण है। कॉलोनी एक रहस्यमय विदेशी कब्जे के बाद लॉस एंजिल्स में जीवन के बारे में एक पारिवारिक नाटक बटा थ्रिलर है और बढ़ते प्रतिरोध आंदोलन को कुचलने के लिए प्रॉक्सी सरकार के प्रयास है। अकादमी पुरस्कार विजेता अर्जेंटीना के निर्देशक जुआन जोस कैम्पानेला ने पायलट का निर्देशन किया। कॉलोनी में जोश होलोवे और सारा वेन कैलीज है। 51 कॉलोनी के 10 एपिसोड के पहले सीजन का प्रीमियर 14 जनवरी 2016 को हुआ था। 52 4 फरवरी 2016 को USA नेटवर्क ने 13 एपिसोड का आदेश देते हुए दूसरे सीजन के लिए कॉलोनी का नवीनीकरण किया। 53 4 अप्रैल 2017 को कॉलोनी को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो रद्द होने के कारण अंतिम बन गया। उत्पादन लॉस एंजिल्स से वैंकूवर में स्थानांतरित हो गया। 55 56 कुल मिलाकर कॉलोनी ने अपने 3 सीजन के लिए रॉटन टोमाटोज पर 92% की कमाई की। 57 टॉम क्लैंसी की जैक रयान 2018 से 2023। क्यूस और लेखक ग्राहम रोलैंड ने 1980 के दशक में उपन्यासकार टॉम क्लैंसी द्वारा बनाए गए CIA विश्लेषक चरित्र जैक रयान पर आधारित एक टीवी श्रृंखला बनाई। क्यूस ने श्रृंखला के पहले 2 सीजन के लिए शोरनर के रूप में काम किया। यह शो एक मूल कहानी थी जो क्लैंसी के किसी भी काम को अनुकूलित करने के बजाय उधार ली गई थी। 58 श्रृंखला में जॉन क्रॉसिंस्की ने रयान की भूमिका निभाई है, एक उभरता हुआ CIA विश्लेषक जो आतंकवादी संचार में एक पैटर्न को उजागर करता है जो उसे आतंकवाद की एक नई नस्ल के साथ एक खतरनाक चाल के केंद्र में ले जाता है जो वैश्विक स्तर पर विनाश की धमकी देता है। 59 अमेजन वीडियो ने श्रृंखला को 8 एपिसोड सीधे सीरीज ऑर्डर दिया। क्यूस ने रोलैंड के साथ मिलकर पहले सीजन के 8 एपिसोड में से 5 लिखे और 1 का निर्देशन किया। उन्होंने दूसरे सीजन में 3 एपिसोड का सहलेखन किया। 61 नीलसन के अनुसार दूसरे सीजन तक जैक रयान अमेजन प्राइम वीडियो पर अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज थी। 62 मार्च 2019 में क्यूस ने घोषणा की कि वह दूसरे सीजन के बाद जैक रयान के दैनिक शो रनर कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं ताकि अन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वह एक कार्यकारी निर्माता के रूप में जैक रयान में शामिल रहेंगे। 63 तीसरे सीजन से पहले अमेजन ने चौथे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया, जिसका प्रीमियर 29 जून 2023 को हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हुआ। 64 लोके एंड की 2020 से 2022। क्यूस, जो हिल की कॉमिक बुक श्रृंखला के रूपांतरण लॉक एंड की के शोरनर, कार्यकारी निर्माता, डेवलपर और लेखक थे। क्यूस की शैली कला उत्पादन कंपनी और IDW एंटरटेनमेंट ने श्रृंखला का निर्माण किया। श्रृंखला हिल द्वारा बनाई गई थी और क्यूस, एरन एली कोलाइट और मेरेडिथ एवरिल द्वारा विकसित की गई थी। लॉक एंड की एक हॉरर फंतासी श्रृंखला थी जो 3 भाई बहनों के इर्द गिर्द घूमती है,
जो अपने पिता की भीषण हत्या के बाद मैसाचुसेट्स में अपने पैतृक घर में जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि घर में जादुई चाबियां है जो उन्हें शक्तियों और क्षमताओं की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करती है। उन्हें पता नहीं है कि एक कुटिल दानव भी चाबियां चाहता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। टफ्लिक्स ने लॉक एंड की को उठाया मार्च 2018 में हुलू के पास होने के बाद 10 एपिसोड के ऑर्डर के लिए प्रतिबद्ध। नेटफ्लिक्स के लिए क्यूस ने शो को फिर से विकसित और पुनर्निर्मित किया और किसी मौजूदा हुलू पायलट का उपयोग नहीं किया। यह शो 7 फरवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ। 66 लॉक एंड की 16 और 23 फरवरी 2020 को समाप्त होने वाले हफ्तों के लिए टीवी टाइम चार्ट पर टॉप बिंज शो था। 67 इसके अलावा फोर्ब्स ने बताया कि लॉक एंड की 2020 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स मूल और सीमित श्रृंखला की सूची में दूसरे नंबर पर था। 69 लॉक एंड की को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 21 सितंबर 2020 को टोरंटो में उत्पादन शुरू हुआ। 70 71 72 19 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस ने एक त्रैमासिक निवेशक कॉल पर घोषणा की कि लॉक एंड की गूगल सर्च मैट्रिक्स के आधार पर 2020 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 शो था। 73 सीजन 2 का प्रीमियर 22 अक्टूबर 2021 को हुआ। सीजन 2 के लॉन्च के साथ लॉक एंड की तुरंत नेटफ्लिक्स पर सबसे लोकप्रिय शीर्षकों में वापस आ गया। अपनी शुरुआत के तुरंत बाद सीरीज नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 टीवी शो सूची में नंबर 3 स्थान पर थी और साथ ही फिल्मों और सीरीज की शीर्ष 10 समग्र सूची में भी थी। सीजन 2 ने 86% स्कोर के साथ प्रमाणित रॉटन टोमाटोज आलोचकों से सीजन 1 की 76% रेटिंग को पीछे छोड़ दिया। 74 मेमोरियल में 5 दिन 2022 क्यूस और जॉन रिडले ने मिलकर 5 डेज 8 मेमोरियल के सभी 8 एपिसोड लिखे। क्यूस और रिडले ने संयुक्त रूप से 8 घंटे की सीमित श्रृंखला के लिए शोरन्स के रूप में काम किया। 2 एपिसोड क्यूस द्वारा निर्देशित किए गए थे, 3 रिडले द्वारा निर्देशित किए गए थे और 3 वेंडी स्टेनजलर द्वारा निर्देशित किए गए थे। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार शेरी फिंक की 2013 की किताब 5 डेज 8 मेमोरियल लाइफ एंड डेथ इन ए स्टॉर्म रेवेज्ड हॉस्पिटल पर आधारित है। टाइम्स और प्रोपब्लिका के लिए उनकी मूल रिपोर्टिंग, जिसमें तूफान कैटरीना के शहर में आने के बाद न्यू ऑरलियंस के एक अस्पताल को हुई कठिनाइयों का चित्रण किया गया था, के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस श्रृंखला में वेरा फार्मिगा ने डॉ. अन्ना पो और चेरी जोन्स ने सुसान मुल्डरिक की भूमिका निभाई है। आलोचनात्मक स्वागत सकारात्मक था। द गार्जियन ने यह कहा, यह लगभग पूरी तरह से मेमोरियल अस्पताल के बढ़ते दुर्गंधयुक्त और निराशाजनक दायरे में सेट है, जिसमें पहले 5 एपिसोड में से प्रत्येक 2005 में तूफान कैटरीना के आने के बाद सामने आए 5 भाग्यशाली दिनों में से एक को समर्पित है। यह पूरी तरह से क्रूर और पूरी तरह से सम्मोहक है। हर प्रदर्शन, विशेष रूप से डॉ. अन्ना पो के रूप में वेरा फार्मिगा, नर्स डायने रॉबिचॉक्स के रूप में जूली एन एमरी और बेटी के रूप में रेवेन दौरा, जिसे अंततः अपनी मरती हुई मां को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, चुपचाप शानदार है। 77 राहेल सिमे ने द न्यू यॉर्कर में लिखा, यदि आपके पास प्रणालीगत विफलता और संदिग्ध चिकित्सा नैतिकता की दुःस्वप्नपूर्ण कहानी को खोदने का साहस है, तो आपको वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन से पुरस्कृत किया जाएगा। आप दुख और क्रोध से भी भर जाएंगे। 78 हॉलीवुड लाइफ के 2022 के सर्वश्रेष्ठ शो में उन्होंने लिखा, 5 डेज 8 मेमोरियल सिर्फ 2022 के सर्वश्रेष्ठ शो में से एक नहीं था, यह लंबे समय में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। 79 पल्स 2024 29 फरवरी 2024 को घोषणा की गई कि क्यूस नेटफ्लिक्स की पहली मेडिकल प्रक्रियात्मक ड्रामा सीरीज पल्स के शोरनर और कार्यकारी निर्माता होंगे। जो रॉबिन ने पायलट लिखा।
पल्स के लिए हरी झंडी तब मिली जब क्यूस और रॉबिन ने 2023 में लेखकों के कमरे की देखरेख की और स्क्रिप्ट के विकास का मार्गदर्शन किया। यह धारावाहिक मियामी के सबसे व्यस्ततम लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों के जीवन की पड़ताल करता है, जो चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों से निपटते हैं, और यह युवा आपातकालीन कक्ष चिकित्सक डैनी सिम्स की कहानी है, जिसे उसके अपने उत्तेजक रोमांटिक रिश्ते के कारण अप्रत्याशित रूप से चीफ रेजिडेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। शो में विला फिट्जगेराल्ड, कॉलिन वुरेल, जस्टिना मचाडो, जैक बैनन, जेसी.टी. अशर, चेल्सी मुइरहेड, डेनिएला नीवेस और जेसी येट्स शामिल है। उत्पादन मार्च 2024 में शुरू होगा। 80. सदस्यता। क्यूस को अन्य पटकथा लेखकों के सफल मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय से इस बात की वकालत की है कि अन्य लेखकों के साथ मिलकर काम करना टेलीविजन में रचनात्मक सफलता प्राप्त करने की सबसे अच्छी पद्धति है। क्यूस ने कहा है, यह विचार कि अकेला प्रतिभाशाली होना रचनात्मकता का सर्वोच्च रूप है, एक मिथक है। मेरा मानना है कि सहयोग अधिकांश महान रचनात्मक उपलब्धियों की नींव है। शो चलाने की मांग बहुत बड़ी है और मेरे लिए सबसे अच्छा रचनात्मक काम दूसरे लेखक के साथ मिलकर काम करने से आता है। 81. क्यूस के साथ काम करने वाले 30 से अधिक लेखकों ने अपने स्वयं के शो चलाए हैं, जिनमें डेमन लिंडेलोफ, शॉन रयान, केरी एहरिन, रैले टकर, मेरेडिथ एवरिल, पाम वीसी, रयान कोंडल और ग्राहम रोलैंड शामिल है। 82-83 2015 में उनके मेंटरशिप कार्य के लिए क्यूस को हॉलीवुड के न्यू लीडर्स के लिए उनके वार्षिक कार्यक्रम में वैरायटी का क्रिएटिव लीडरशिप अवार्ड दिया गया, जिसमें यह पुरस्कार डेमन लिंडेलोफ द्वारा प्रस्तुत किया गया। 84. अतिरिक्त द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेलेयर में कार्लटन, अल्फांसो रिबेरो के चरित्र का नाम क्यूस के नाम पर रखा गया था। श्रृंखला के निर्माता एंडी और सुसान बोरोविच हार्वर्ड में क्यूस के दोस्त और सहपाठी दोनों थे। 85. फिल्मोग्राफी। पतली परत। सैन एंड्रियास 2015, रैम्पेज 2018। टेलीविजन। निर्देशन और लेखन क्रेडिट में दी गई संख्याएं एपिसोड की संख्या को दर्शाती है। बीयू फ्लिन, जन्म 23 मार्च 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्हें स्काईस्क्रेपर, रैम्पेज, सैन एंड्रियास और हरक्यूलिस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिनमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फ्लिन ने रिक्वीम फॉर ए ड्रीम, टाइगरलैंड, चोक और द हाउस ऑफ यस सहित स्वतंत्र फिल्मों का भी निर्माण किया है। उन्होंने 2001 से फिल्म अभिनेत्री मार्ले शेल्टन से शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। आजीविका। फ्लिन 18 साल से अधिक समय से एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य है। इंडस्ट्री में उनकी पहली नौकरी निर्माता स्कॉट रुडिन के कार्यकारी सहायक के रूप में थी। फ्लिन ने अक्सर अभिनेता ड्वेन जॉनसन के साथ काम किया है, जिसमें 2018 की एक्शन फिल्में स्काईस्क्रेपर और रैम्पेज शामिल है। ये फ्लिन की 2015 में रिलीज हुई फिल्म सैन एंड्रियास, जो उनके अपने मूल विचार पर आधारित थी, न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स की साल की सबसे सफल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $475 मिलियन की कमाई की। एफपीसी की कुछ अन्य फिल्में हैं बेवॉच, हैसेल एंड ग्रेटेल, विच हंटर्स, जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड, द राइट और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। फ्लिन ने प्रतिष्ठित थीम पार्क राइड पर आधारित डिज्नी फिल्म जंगल क्रूज का निर्माण किया, जिसकी शूटिंग मई 2018 में शुरू हुई थी। जॉनसन के साथ फ्लिन का यह 7वां सहयोग था, जिन्होंने एमिली ब्लंट के साथ भी अभिनय किया था। जंगल क्रूज के बाद फ्लिन और जॉनसन ने रॉसन मार्शल थर्बर के साथ फिल्म रेड नोटिस पर फिर से सहयोग किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक्शन थ्रिलर है जिसे उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए निर्मित किया था। 2 फिल्म पिक्चरों की नवीनतम रिलीज 2022 डीसी कॉमिक्स बटा WB बटा न्यू लाइन, ब्लैक एडम,
थी जिसमें ड्वेन जॉनसन, पियर्स ब्रॉसन, क्विंटेसा स्विंडेल और नोआ सेंटिनो ने अभिनय किया था। भविष्य की परियोजनाएं। एफपीसी की भविष्य की परियोजनाओं में शामिल है डिज्नी एनिमेटेड स्मैश फिल्म मोआना का लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसमें ड्वेन जॉनसन माउई के रूप में अभिनय करेंगे, एक उच्च अवधारणा समय यात्रा एक्शन फिल्म अंडो विल सिमंस द्वारा लिखित और हेनरी जोस्ट और रेल शुलमैन द्वारा निर्देशित, फोर्ट ब्रैग में एक घटना, एक सच्ची कहानी पर आधारित अलौकिक थ्रिलर स्टिल वाटर। 3. एक मूल विज्ञानफाई थ्रिलर द 37वें समानांतर और 7 वंडर्स। दोनों बेन मेजरिच उपन्यासों पर आधारित है। रोड टू ओज द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज के लेखक एल फ्रैंक बाम की जीवनी। फिल्म पिक्चर को जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। ब्यू फ्लिन। समाचार पत्र किताबें विद्वान ज्येष्ठ। अप्रैल 2021। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। फिल्म पिक्चर को न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ 3 साल के ओवरहेड डील के तहत है, जिसके साथ बैनर का 12 साल से अधिक समय से करार है। फिल्म पिक्चर को के कर्मचारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्कॉट शेल्डन, उपाध्यक्ष शेल्बी थॉमस और क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव एंडी पार्क शामिल है। व्यक्तिगत जीवन। फ्लिन और अभिनेत्री मार्ले शेल्टन ने जुलाई 2001 में शादी की। उनकी पहली बेटी वेस्ट फ्लिन का जन्म 6 सितंबर 2009 को हुआ था। 4. उनकी दूसरी बेटी रूबी जीन फ्लिन का जन्म 1 मई 2012 को हुआ था। 5、6、7。 फिल्मोग्राफी। पतली परत। निर्माता जॉन्स 1996। The House of Yes 1997。 लिटिल सिटी 1997। स्टारस्ट्रक 1998। जुरास्किस 1998। जल्द ही आ रहा है 1999। टाइगरलैंड 2000। बबल बॉय 2001। स्लैप हर शीज फ्रेंच 2002। 11:14 2003। दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है वो हमें 26 मई 2015 को लॉस एंजलिस में, और पार्ट एक तरह से इसका एक तरह से आगे कई जगह से 26 मई 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया और 110 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था। बाकी कलेक्शन इसने लगभग 475 मिलियन का किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था इसके परफॉर्मेंस के एक तरह से हिसाब से, और लोगों द्वारा भी बड़ा पसंद किया गया। और इसे भी आप एक तरह से देख पाओगे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने इसके OTT राइट खरीदे हैं। और दूसरा पार्ट जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इस ऐसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।